हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट 8। स्टूडेंट, अभी तक जो वीडियो आप लोगों ने देखे पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 7 तक, तो उसमें मैंने आपको बताया एट्रीब्यूटिव इंग्लिश के बारे में। एट्रीब्यूटिव इंग्लिश मैंने बताया कि जो बात जहाँ पर सोची जाती है, जहाँ पर देखी जाती है, वहीं पर बोल दी जाती है। तो इस तरह से पार्ट 1 तक पार्ट 7 मैंने बताया था कि एट्रीब्यूटिव इंग्लिश में 7 बातें बोली जाती हैं। तो पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 7 तक में यही 7 बातें आपको बताई गई कि कैसे इसको बोला जाता है, कैसे इसको पहचाना जाता है। और जो आज की ये पार्ट 8 है, इसमें आप लोगों ने देखा बड़े बड़े सेंटेंस को अंग्रेजी में चुटकियों में कैसे बोलते हैं। तो बिल्कुल वैसे चुटकियों में बड़े बड़े सेंटेंस को कैसे बोला जाता है, ये आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। काफ़ी दिनों से स्टूडेंट को इस वीडियो की इंतज़ार थी, क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंस तो लोग रट करके समझ करके बोल देते हैं, लेकिन बड़े बड़े सेंटेंस को रटना काफ़ी डिफिकल्ट पड़ जाता है। तो स्टूडेंट पूरा वीडियो देखिए, एकदम गारंटी है कि आप बड़े बड़े सेंटेंस को आसानी से इंग्लिश में एक्सप्रेस कर लेंगे दूसरों के सामने। जो स्टूडेंट हमारे पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 7 तक वीडियो नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को देखें। अगर वो पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 7 तक का वीडियो देख रखे हैं तो पार्ट 8 उनको बहुत बेहतर समझ में आएगा। जो पार्ट 8 है वो इस पर्पज से बनाया गया है कि आप जान पाएँ पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 7 तक जो आपने सीखा उसमें क्या सीखा और उसका यूज कैसे है, उससे आप लोग कुछ जान पाए या नहीं। ये वीडियो एक प्रकार से रिवीजन वीडियो है। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो मैंने आप लोगों को बताया एट्रीब्यूटिव इंग्लिश। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? एट्रीब्यूटिव इंग्लिश, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो बात जहां पर सोची जाती है, जहां पर देखी जाती है, वहीं पर बोल दी जाती है। आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट ढूंढ करके नहीं लिखना है। इस तरह से आप कभी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे जिस तरह टेंस में सिखाया जाता है। तो टेंस सीख करके बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं बोला जा सकता है। बोला जा सकता है बस केवल 2-4%, लेकिन एट्रीब्यूटिव इंग्लिश सीख करके आप 100% इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं। तो मैंने बताया था जो बात जहां पर देखी जाती है वहीं पर बोल दी जाती है। तो ये जो बात थी वो बात मैंने बताया था कि एट्रीब्यूटिव इंग्लिश में जो बात बोली जाती है वो बात 7 प्रकार की होती है, 7 टाइप्स के होते हैं। तो 7 टाइप्स की बात क्या क्या होती है ये मैंने क्लियर किया था, उसको एक बार फिर से क्विक में रिवीजन करते हैं। तो पहली बात मैंने आप लोगों को बताया था कि पहली बात होती है वर्ड। पहली बात क्या होती है? वर्ड। वर्ड का मतलब हुआ बेयर वर्ड। बेयर वर्ड क्या होता है? जो बिना प्रीपोजिशन के बोले जाते हैं। जैसे आपके माइंड में आ रहा है दुनिया, आपको इंग्लिश में बोलना, आप वर्ल्ड बोल दीजिए। आपके दिमाग में आ रहा है समाज, आप सोसाइटी बोल दीजिए। आपके दिमाग में पानी आ रहा है, आप वाटर बोल दीजिए। आपके दिमाग में कुर्सी आ रहा है, आप चेयर बोल दीजिए। इस तरह से वर्ड बोले जाते हैं। जो दूसरी बात थी वो थी कॉम्प्लीमेंट। जो दूसरी बात है वो थी कॉम्प्लीमेंट, जिसको क्लैड वर्ड कहते हैं। जिसको क्लैड वर्ड कहते हैं और वर्ड को कहते हैं बेयर वर्ड। ये क्या है? बिना प्रीपोजिशन का बोला जाता है। और ये क्या है? प्रीपोजिशन के साथ बोला जाता है। ये आपका प्रीपोजिशन के साथ बोला जाता है। जैसे आपको बोलना है दुनिया में, तो इन वर्ल्ड बोलेंगे। समाज के लिए फॉर सोसाइटी बोलेंगे। कुर्सी पर ऑन द चेयर बोलेंगे। पानी में इन वाटर बोलेंगे। तो इस तरह से क्या है कि जब आप बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें क्या होता है कि हिंदी में शब्द के साथ में, शब्द के बाद में एक प्रीपोजिशन जुड़ा होता है।
तो इस तरह के अगर वर्ड आप हिंदी में अपने मन में सोचते हैं तो उसे कहते हैं क्लैड वर्ड या कॉम्प्लीमेंट। और जब भी इसको इंग्लिश में बोला जाता है तो पहले प्रीपोजिशन बोला जाता है, फिर जिसमें प्रीपोजिशन लगा है उसको बोला जाता है। यानी कि दुनिया में तो पहले में की इंग्लिश इन और दुनिया की इंग्लिश वर्ल्ड, इन वर्ल्ड होगा, वर्ल्ड इन गलत है। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। और भी बहुत ढेर सारे प्रीपोजिशन है, कॉम्प्लीमेंट बनते हैं। आपको इंग्लिश स्पीकिंग के पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 7 तक में यही सब बताया गया है, आप इसको प्लीज देखें। और तीसरी बात जो इंग्लिश स्पीकिंग की थी वो थी जीरंड क्लास। जीरंड क्लास, तो जीरंड क्लास मैंने बताया था कि जब भी किसी क्रिया में कर या फिर करके जुड़ जाता है, जब भी किसी क्रिया में कर जुड़ जाए या करके जुड़ जाए तो उसे कहते हैं जीरंड। जैसे कोई क्रिया में ले लिया इकट्ठा, तो इकट्ठा में कर जुड़ जाएगा, इकट्ठा कर, या करके जुड़ जाएगा, इकट्ठा करके, पीकर या पी करके, पढ़कर या पढ़ करके, सोकर या सो करके, रहकर या रह करके, खोलकर या खोल करके। तो इस तरह के जितने भी वर्ड हमारे जहन में आती हैं ये सारे वर्ड क्या हैं, जीरंड, जिसमें कर या करके जुड़ जाता है। तो अब ये बात आती है कि इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा। तो बहुत सिंपल है, अगर इस तरह के वर्ड आपके दिमाग में आते हैं पढ़कर या पढ़ करके, इसकी इंग्लिश बोलनी है तो आप क्या करेंगे, वर्ब की रूट में इंग जोड़ देंगे। तो वर्ब की रूट, वर्ब क्या है, रीड, रीड में क्या जोड़ देंगे, इंग, तो जाएगा रीडिंग, यानी आईएनजी जुड़ गया। तो रीडिंग का मतलब क्या हो गया, पढ़कर या पढ़ करके, पीकर या पी करके तो ड्रिंकिंग हो जाएगा, टहलकर या टहल करके वॉकिंग हो जाएगा, रहकर या रह करके उसकी इंग्लिश लिविंग हो जाएगी। तो इस तरह से जीरंड को इंग्लिश में बोला जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपने अभी तक पढ़ा जीरंड, इंग्लिश में जीरंड होता ही नहीं है। क्या होता है इंग्लिश में, जीरंड क्लास होता है। जीरंड क्लास, जब भी जीरंड आएगा कभी भी अकेला नहीं आएगा, ये हमेशा अपनी क्लास के साथ आता है। यानी कि पी करके, रह करके, ये आपको अकेला कहीं नहीं मिलेगा। इस तरह से रहेगा, मकान में रह करके, शहर में दुकान खोल करके, पहाड़ों पर पत्थर इकट्ठा करके। अब ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये जीरंड क्लास है, और जीरंड क्लास को कैसे बोला जाता है अब इसे सीखना है। गांव में दुकान खोल करके, गांव में दुकान खोल करके, तो गांव में दुकान खोल करके, खोलना एक वर्ब है, इसमें जुड़ गया करके, ये आपका जीरंड क्लास हो गया। यहां से यहां तक पूरा क्या हो गया, जीरंड क्लास। अगर करके नहीं होता, केवल कर होता, गांव में दुकान खोलकर, तब भी आपका जीरंड क्लास होता है। इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ये आपका खोल करके है जीरंड, और इसके पहले जो कुछ भी आया है ये इसका क्लास है, तो ये पूरा आपका जीरंड क्लास है। तो जीरंड क्लास जब भी बोला जाता है तो पहले ये नहीं कि जो जहां पर है वहीं पर बोल दी जाती है। जैसे आपने गांव में दुकान, तो आपने इन विलेज और शॉप और ओपनिंग कर दिया, तो आपका गलत हो गया। आपको क्या है, जीरंड क्लास को बोलना सीखना है। तो जीरंड क्लास जब भी आप बोलते हैं अपने मुंह से, आप एक बार अपने मुंह से बोल करके देखिए, जीरंड क्लास, तो आपके मुंह से पहले क्या निकला, जीरंड, यानी जीरंड को पहले लिखना है, क्लास उसका बाद में आएगा। तो जीरंड क्या है, खोल करके, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ओपनिंग, OPENING, ओपनिंग। उसके बाद में गांव में दुकान, तो गांव में आपका ये क्लैड वर्ड है और दुकान आपका बेयर वर्ड है। तो ये पहले आप क्या लिखेंगे, बेयर वर्ड, दुकान की इंग्लिश शॉप। उसके बाद में क्लैड वर्ड इन विलेज। तो इस तरह से आप जीरंड क्लास को बोलेंगे, गांव में दुकान खोल करके, जिसकी इंग्लिश क्या होगी, ओपनिंग शॉप इन विलेज। तो ये आपकी एट्रीब्यूटिव इंग्लिश की तीसरी बात थी, जीरंड क्लास। उसके बाद में एट्रीब्यूटिव इंग्लिश में चौथी जो बात होती है इंफिनिटिव क्लास, जो इससे कुछ सिमिलर है। 4th नंबर में आता है इंफिनिटिव
क्लॉज। तो जो इन्फिनेटिव क्लॉज होता है उसकी पहचान हिंदी में कैसे की जाती है? जब किसी हिंदी की क्रिया में ना जुड़ जाए या के लिए जुड़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव क्लॉज। जैसे ये खोलना एक वर्ब है, इसमें ना जुड़ जाए, खोलना या खोलने के लिए, इकट्ठा करना या इकट्ठा करने के लिए, पढ़ना ये पढ़ने के लिए। तो ये जो क्रिया में ना या के लिए जुड़ रहा है तो ये आपका बन गया इन्फिनेटिव। जिस तरह से जेरंड कभी अकेला नहीं बोला जाता, उसी सेम प्रकार से इन्फिनेटिव भी कभी अकेला नहीं बोला जाता, ये भी हमेशा अपने क्लॉज के साथ आता है। तो अगर क्रिया में ना या के लिए जुड़ जाता है तो उसे कहते हैं इन्फिनेटिव। इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? वर्ब के रूट में टू आगे जुड़ जाता है। वर्ब की रूट में क्या जुड़ जाता है? टू। जैसे यही सेंटेंस ले लें या कोई दूसरा ले लें, चलो दूसरा लेते हैं। पहाड़ पर पत्थर, पहाड़ पर पत्थर इकट्ठा करना। पहाड़ पर पत्थर इकट्ठा करना या करने के लिए भी हो सकता था, वो भी लिख देते हैं, या फिर करने के लिए। दोनों का सेम सेंस रहेगा, दोनों इन्फिनेटिव क्लॉज कहे जाएंगे। तो जब इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो पहले इन्फिनेटिव लिखा जाएगा, इकट्ठा करना या करने के लिए की इंग्लिश। तो इकट्ठा करने के लिए होती है कलेक्ट, लेकिन इसके पहले क्या जुड़ जाएगा? टू, तो हो जाएगा टू कलेक्ट। उसके बाद में आपका इन्फिनेटिव लिख गया, लिखना है कहाँ? क्लॉज। तो क्लॉज है पहाड़ पर पत्थर, जिसमें ये आपका क्लेड वर्ड है और ये आपका बेयर वर्ड है। तो पहले बेयर लिखा जाएगा, तो पत्थर का हो गया स्टोन। अब स्टोन नहीं लिखा जाएगा, इकट्ठा जब आप करेंगे तो कोई एक पत्थर तो इकट्ठा नहीं किया जाता है, ढेर सारे पत्थर होंगे, तो आपको स्टोन्स लिखना है। कलेक्टिंग स्टोन्स, कलेक्टिंग स्टोन्स अब पहाड़ पर, ऑन माउंटेन। तो इस तरह से आपने सीखा कि इन्फिनेटिव क्लॉज को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। अब इसके बाद में पांचवी बात आती है जो कि है ऑफ क्लॉज। ऑफ क्लॉज को कैसे हिंदी में पहचाना जाता है और इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, आइए इसको देखते हैं। पांचवी बात आती है ऑफ क्लॉज। तो जो ऑफ क्लॉज है ये क्या होता है? ऑफ का मतलब मैंने बताया था कि का की के होता है। तो जब दो या दो से अधिक शब्द का की के से जुड़ जाते हैं तो वहां पर उसकी इंग्लिश ऑफ होती है। जैसे गांव का रास्ता, शहर का रास्ता, लोहे का कुर्सी, मतलब उसमें क्या है? एक लोहा और एक कुर्सी, बीच में क्या है? का जुड़ गया है, तो वहां पर उसकी इंग्लिश क्या होगी? का की के का ऑफ होगा। तो जो ऑफ क्लॉज है मैंने बताया था कि हमेशा उल्टा चलता है, यानी कि अगर आप कोई एग्जांपल लेते हैं तो उसका जो इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन होगा वो उल्टा चलेगा। जैसे गांव का रास्ता, तो पहले रास्ते की इंग्लिश वे लिखी जाएगी, उसके बाद में का की इंग्लिश ऑफ, और फिर गांव की क्या हो जाएगी? विलेज। तो इस तरह से ऑफ क्लॉज हमेशा उल्टा चलता है। इसी तरह से और भी एग्जांपल है, समाज की समस्याओं की जड़, इसमें दो बार है, सब उल्टा चलेगा। पहले समाज की इंग्लिश, फिर की इंग्लिश, फिर जड़ की इंग्लिश, फिर समाज, समाज में समस्याओं की जड़। इस तरह से आपका ये हो जाएगा। तो ऑफ क्लॉज भी खत्म होता है। इसके बाद में छठा नंबर आता है एंड क्लॉज। तो एंड क्लॉज क्या होता है? बताया गया था कि दो या दो से अधिक शब्दों को और से जोड़ा जाता है। तो और से जब जोड़ा जाएगा तो वहां पर जिन दो शब्दों को और जोड़ा जाएगा तो वहां पर एंड का यूज होगा और के लिए। ये उल्टा नहीं चलता, इसको सीधा ही बोला जाता है। जैसे आ गया
कॉपी और कलम। तो जब इसको इंग्लिश में बोला जाएगा तो इसको उल्टा नहीं बल्कि सीधा ही बोला जाएगा, कॉपी एंड पेन। तो इस तरह से आपकी जो छठी बात है ये था एंड क्लॉज। उसके बाद में जो उसकी सातवीं बात जो कि आखिरी बात है वो है कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। नंबर एक है कॉम्प्लीमेंट और नंबर दूसरा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वर्ड, वर्ड का मतलब होता है बेयर वर्ड, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है क्लैड वर्ड। यानी जो कॉम्प्लीमेंट है वो बेयर वर्ड और क्लैड वर्ड से मिल करके बना है। तो अब ये जानना है कि कितने बेयर वर्ड और कितने क्लैड वर्ड से मिल करके बना है। तो एक या एक से अधिक, कोई संख्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक या एक से अधिक बेयर या एक या एक से अधिक क्लैड वर्ड से मिल करके बना है। तो इसको क्या है, इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? जैसे समाज में समस्याएं, तो यहाँ पर देखा गया समाज में आपका क्लैड है, समस्याएं आपका बेयर है। तो बेयर और क्लैड को जब कंपोजिशन दोनों का हुआ तो जो भी आपको ग्रुप ऑफ वर्ड मिला वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट है। इसको इंग्लिश में लिखते समय पहले बेयर बाद में क्लैड लिखते हैं। सिद्धांत एक ही रहेगा, सिद्धांत भी बदलता नहीं। समस्याओं की इंग्लिश हो जाएगी प्रॉब्लम्स, समाज में की इंग्लिश इन सोसाइटी। तो इस तरह से समाज में समस्याएं कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट आपका हो गया। इसको इंग्लिश में इस तरह से बोला जाएगा। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट है इसको सेंटेंस के शुरुआत में नहीं देखा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले देखा जाता है। तो साथ के साथ बातों को मैंने फिर से एक बार रिवीजन करा दिया इस वीडियो में। अब क्या है, अब हम लोग चलते हैं बड़े बड़े सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए कि बड़े बड़े सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बोला जाएगा। एक दिन जब एक लड़का नदी पार कर रहा था, देश में समस्याएं हल करने के लिए जब बहुत से सैनिक यहाँ पर हो गए, बहुत से सैनिक पहाड़ों पर चढ़ रहे थे। बहुत से लोग हाथों में डलिया लेकर जा रहे थे। उस दिन किसान खेत में फसल काटने के लिए आया था और तब उस गांव में एक लड़के ने जंगल का रास्ता देखा और तब पहाड़ों के पीछे समुद्र के किनारे वाला सूरज डूब गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में, एट्रीब्यूटिव इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे ये सीखने वाले हैं। और इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहे हैं जिनको आपको इंग्लिश में बोलना रहेगा। मैं हिंदी बोलूंगा, आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे तुरंत। ऐसा तरीका लेकर के आ रहा हूँ। अभी ये आपकी स्टार्टिंग है, इसलिए बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ। छोटे छोटे क्वेश्चन को बता रहा हूँ, डायरेक्ट पहाड़ पर चढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको बोला जाएगा। आपसे मैंने क्या बताया कि जो बात जहां पर सोची जाती है, जहां पर देखी जाती है, वहीं पर बोल दी जाती है। आपके मन में बात आ रहा है कि मैं एक दिन, तो एक दिन की इंग्लिश वन डे तुरंत वहीं पर बोल दो, वन डे। उसके बाद में क्या आ रहा है, जब की इंग्लिश तुरंत वहीं पर वेल बोल दो। एक लड़का आपके माइंड में आ रहा है, आप एक लड़की की इंग्लिश तुरंत बोल दो, ए बॉय। उसके बाद में क्या आ रहा है, नदी पार कर रहा था। हाँ, आप सब कुछ वहीं पर लिखो। अब नदी की इंग्लिश यहाँ पर लिखनी है रिवर, लेकिन जो रिवर है, नदी, ये जो बात है वो पार कर रहा था, ये वर्ब है, क्रिया है, क्रिया से ठीक पहले है।
तो मैंने बताया था कि जो बात जहां पर सोची जाती है, जहां पर देखी जाती है, उसको वहीं पर बोल दी जाती है। बस केवल क्रिया के पहले वाली बात क्रिया के बाद में बोली जाती है। अगर वो सब्जेक्ट ना हो तो आप नदी पर जब पहुंचे तो सावधान हो जाएं कि ये सब्जेक्ट है कि नहीं है। तो ये सब्जेक्ट है कि नहीं है, ये जानने के लिए क्रिया से आपको एक प्रश्न करना है कि एक क्रिया तुझे कौन कर रहा है। यानी कि आपको पूछना है कि नदी कौन पार कर रहा है। कौन पार कर रहा है तो उत्तर क्या मिलेगा, एक लड़का। नदी नहीं मिलेगा, तो नदी आपका सब्जेक्ट इसका मतलब नहीं है। तो नदी आपका जो सब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब के बाद लिखा जाएगा। तो नदी को छोड़ देंगे, पार कर रहा था, इसकी इंग्लिश पहले लिखी जाएगी वॉच क्रॉसिंग। अब उसके बाद में नदी की इंग्लिश रिवर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आशा है कि आप सभी लोगों को ये जो एट्रीब्यूटिव इंग्लिश है समझ में आ रहा होगा। अगर इसमें आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आपके डाउट्स को देखा जाएगा, क्लियर किया जाएगा। मेरे हिसाब से आपको इस क्वेश्चन में इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश बोलने में सब कुछ समझ में आ रहा होगा। बस केवल एक बात समझ में नहीं आ रही होगी कि ये जो पार कर रहा था यहाँ पर वॉच क्रॉसिंग लिख दिया गया, यहाँ पर भी कुछ और वर्ब, मतलब वर्ब को लिखना आप शायद ना सीख रहे हो। तो वर्ब को लिखना, जब वर्ब का चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको पूरा क्लियर करा दूंगा कि सारे वर्ब कैसे बोले जाते हैं। वर्ब का थोड़ा लंबा चैप्टर है, चलेगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आगे क्या है, देश में समस्याएं हल करने के लिए जब बहुत से सैनिक पहाड़ों पर चढ़ रहे थे। आपके जहन में आ रहा है देश में हम बोले, आप तुरंत बोल दीजिए इन कंट्री, इन कंट्री। उसके बाद में क्या है, समस्याएं हल करने के लिए। अब जो क्यों कहेगा समस्याएं, वो इंग्लिश नहीं बोल पाएगा क्योंकि उसे 7 बातों का ज्ञान ही नहीं है। उससे आप पढ़ करके देखिए, जो भी बात आप सोचो उस 7 बातों में से एक बात होना चाहिए। आपने यहाँ पर कहा देश में, ये आपका कॉम्प्लीमेंट था, आपने लिख दिया इन कंट्री। कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखा था बताया गया। फिर क्या है, समस्याएं। अब आप समस्याएं अगर कह दोगे कि ये वेयर वर्ड है और प्रॉब्लम्स लिख दोगे तो आगे क्या बचा, हल करने के लिए। ये आपका इंफिनिटिव बचेगा और इंफिनिटिव कभी अकेला नहीं आता है, ये हमेशा क्लास के साथ आता है। इसका मतलब जो इसके पहले लिखा है ये इसका क्लास है, आपको उसे वर्ड में गिनती नहीं करना है। तो ये जो लिखा है समस्याएं हल करने के लिए, ये आपका इंफिनिटिव क्लास है। तो इंफिनिटिव क्लास कैसे बोला जाता है, पहले इंफिनिटिव फिर क्लास। तो यहाँ पर इंफिनिटिव क्या है, हल करने के लिए। तो हल करने के लिए होती है सॉल्व, और के लिए इंफिनिटिव मान लीजिए टू सॉल्व हो जाएगा। तो इन कंट्री टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, इन कंट्री टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी कि देश में समस्याओं को हल करने के लिए जब बहुत से सैनिक पहाड़ों पर चढ़ रहे थे। जब की इंग्लिश हो जाएगी व्हेन, बहुत से सैनिक का हो जाएगा मेनी, सैनिक का हो जाएगा सोल्जर। जब बहुत से सैनिक पहाड़ों पर चढ़ रहे थे। पहाड़ों पर जो है ये ठीक वर्ब के पहले लिखा है, पहले मालूम कर लेते हैं कि ये कहीं सब्जेक्ट तो नहीं है, क्रिया से कौन से प्रश्न करना है। तो कौन चढ़ रहा है, सैनिक, बहुत से सैनिक। ये आपका सब्जेक्ट है, पहाड़ों पर सब्जेक्ट नहीं है, तो ये वर्ब के बाद में लिखा जाएगा। तो वर्ब क्या है, चढ़ रहे थे। चढ़ रहे थे की इंग्लिश हो जाएगी वर क्लाइंबिंग, वर क्लाइंबिंग। और पहाड़ों पर की इंग्लिश अब बाद में वर्ब के लिखा जाएगा ऑन माउंटेन्स। नेक्स्ट है, बहुत से लोग हाथों में डलिया लेकर के जा रहे थे। तो इसको जब इंग्लिश में बोला जाएगा, पहले है बहुत से लोग, बहुत से लोगों की इंग्लिश हो गई मैनी पीपल। उसके बाद में हाथों में डलिया लेकर, ये जीरन क्लास है, जीरन क्लास की तरह इसको लिखेंगे। पहले लेकर के इंग्लिश, तो लेकर की इंग्लिश हो जाएगी टेकिंग। उसके बाद में हाथों में डलिया,
तो पहले डलिया की इंग्लिश बास्केट, ये बेयर वर्ड था। उसके बाद में हाथों में का इन हैंड्स, मैनी पीपल टेकिंग बास्केट इन हैंड्स, बहुत से लोग हाथों में डलिया लेकर जा रहे थे। अब इसकी इंग्लिश लिखनी है, तो जा रहे थे की इंग्लिश हो जाएगी वर गोइंग। लेकिन आपने यहाँ पर क्या किया, वर्ब के पहले जो लिखा था हाथों में डलिया लेकर, ये जीरंड क्लास, वर्ब के पहले क्या लिखा था, जीरंड क्लास। तो मैंने बताया था कि वर्ब के जो पहले बात लिखी है वो वर्ब के बाद जाएगी। अगर वर्ब के पहले जीरंड क्लास लिखा है तो वो वर्ब के बाद जाएगा, और हम लोगों ने पहले ही लिख दिया। ये वर्ब के बाद हमें लिखना था क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है। तो जा रहे थे कि इंग्लिश पहले लिखेंगे, ये हो जाएगा वर गोइंग। अब उसके बाद में जीरंड क्लास टेकिंग बास्केट इन हैंड्स, मेनी पीपल वर गोइंग टेकिंग बास्केट इन हैंड, यानी कि बहुत से लोग हाथों में डलिया लेकर के जा रहे थे। अब नेक्स्ट है, उस दिन किसान खेत में फसल काटने के लिए आया। उस दिन किसान, तो पहले उस दिन हमारे जहन में आ रहा है, तो उस दिन की इंग्लिश हो जाएगी दैट डे। उसके बाद में किसान की इंग्लिश फार्मर, दैट डे फार्मर। खेत में की इंग्लिश हो जाएगी इन फील्ड, फसल काटने के लिए आया। अब आया वर्ब है, उसके ठीक पहले क्या लिखा है, फसल काटने के लिए। ये आपका है इन्फिनेटिव क्लास, तो इन्फिनेटिव क्लास ये वर्ब के बाद जाएगा क्योंकि वर्ब के ठीक पहले चिपक करके लिखा है। तो आया की इंग्लिश हो गई केम, और फसल काटने के लिए टू कट द क्रॉप। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि वर्ब के पहले था इन्फिनेटिव क्लास, और इन्फिनेटिव क्लास सीधा वर्ब के बाद चला गया। तो इसी तरह से आपको देखना होता है कि वर्ब के ठीक पहले 7 बातों में से कौन सी बात लिखी है। 7 बातों में से जो भी बात लिखी होगी, अगर वो सब्जेक्ट नहीं होगा तो वो बात आपका वर्ब के बाद जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को, जो कि है और तब उस गांव में एक लड़के ने जंगल का रास्ता देखा। और तब, और की इंग्लिश हो गई एंड, तब की इंग्लिश हो गई देन। जो जहां पर है उसको वहीं पर लिख रहे हैं। उस गांव में, ये आपका है कॉम्प्लीमेंट, हो जाएगा इन दैट विलेज एक लड़के ने, तो एक लड़के का हो गया ए बॉय, जंगल का रास्ता देखा। देखा आपका वर्ब है, वर्ब के ठीक पहले लिखा है जंगल का रास्ता, जो कि 7 बातों में से एक बात है ऑफ क्लास। ये ऑफ क्लास वर्ब के बाद जाएगा। तो देखा का इंग्लिश हो गया सा। उसके बाद में जंगल का रास्ता, ये ऑफ क्लास है, हमेशा उल्टा चलता है, वे ऑफ विलेज लिखा जाएगा, तो वे ऑफ फॉरेस्ट। तो इस तरह से हो गया एंड देन इन दैट विलेज ए बॉय सॉ वे ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट है 6 वाला, जो कि लास्ट सेंटेंस है आज के इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और तब पहाड़ों के पीछे समुद्र के किनारे वह लाल सूरज डूब गया। और की इंग्लिश हो गई एंड, तब की इंग्लिश हो गई देन। पहाड़ों के पीछे आपका कॉम्प्लीमेंट है, बिहाइंड माउंटेन हो जाएगा। उसके बाद में समुद्र के किनारे, बिसाइड रिवर, बिसाइड ओशन या बिसाइड सी, बिसाइड सी। और तब पहाड़ों के पीछे समुद्र के किनारे वह लाल सूरज डूब गया। वह लाल सूरज, ये एक बात है, डूब गया। तो डूब गया ये वर्ब है, वर्ब के ठीक पहले लिखा है वह लाल सूरज। तो वह लाल सूरज वर्ब है कि नहीं है, ये आपको जानना है। तो डूबने का काम कौन कर रहा है, वह लाल सूरज ही तो कर रहा है। तो ये आपका सब्जेक्ट है, तो जो भी सब्जेक्ट है तो वर्ब के बाद नहीं जाएगा, इसको यहीं पर लिखना है।
तो वह लाल सूरज तो जाएगा दैट रेड सन। दैट रेड सन डूब गया, इसकी इंग्लिश हो जाएगी सेट। इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा कि बड़े बड़े सेंटेंस को भी एट्रीब्यूटिव इंग्लिश में बहुत आसानी से हम लोग बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के सेंटेंस आप लोग भी बोलने का प्रयास करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इससे भी बड़े बड़े बेहतरीन सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।